हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 7 लेबर लेजिस्लेशन। सो हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं एंड स्पेशली मैं उन एस्पिरेंट्स से बोलना चाहती हूँ जो इस बार अपीयर होने वाले हैं एग्जाम में, जो कि फर्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहे हैं। उनके लिए, क्योंकि जो पिछले काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ सालों से कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नोन है कि किस तरह से पेपर आएगा, क्या पैटर्न है पेपर का, क्या बेस क्या है, कितना क्या लेवल है, यूजीसी नेट का क्वेश्चन पूछने का क्या लेवल है। ये सारी चीज़ें पता है, बट जो वो पीपल जो बिल्कुल नए हैं, वो कैंडिडेट्स, वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल नए हैं यूजीसी नेट के लिए, स्पेशली कोड 55 के लिए, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि आप अगर पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज पे सिर्फ फोकस्ड है, तो आप उसके साथ साथ अपने थ्योरी पार्ट को भी मजबूत करिए। थ्योरी का थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को समझना और उसके बेस को बनाना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका बेस मजबूत रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, तो आपको लेवल भी समझ में आ जाएगा कि क्या लेवल है। बहुत ही अच्छे लेवल का यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछता है, और जब से एनटीए, स्पेशली जब से एनटीए करवाने लगा है यूजीसी नेट के एग्जाम कंडक्ट, तो आपको बिल्कुल ही मतलब एकाग्र होकर के और एकदम कंटिन्यूअस वे में पढ़ाई करनी है और तैयारी करनी है, ना कि इसमें कोई ब्रेकेज हो, या फिर आप पढ़ रहे हैं फिर आपका मन उठ गया, फिर हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए गायब हो गए। तो इस तरह से नहीं पढ़ना है, आपको बिल्कुल कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है अपनी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। कंटेंट का पार्ट हमने पहले सेशन और दूसरे सेशन में भी डिस्कस किया था, तो हम आगे बढ़ते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। लास्ट सेशन का लास्ट ऑप्शन थ्योरी थी, टॉपिक था टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। कितने टाइप्स की लेबर लेजिस्लेशन है इंडिया में, हमने देखा। पहला है प्रोटेक्टिव एंड एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, एंड तीसरा है रेगुलेटरी लेजिस्लेशन। सो बेसिकली देयर आर थ्री लेजिस्लेशन, लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। आज हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज इन इंडिया। क्लासिफिकेशन के तौर पे देखेंगे कि किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है लेबर लॉज का इन इंडिया। पहला देखेंगे, लेबर लॉज में बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। पहला है लॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन सच एज ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। दूसरा है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। तीसरा है पॉइंट वाइज देखेंगे कितने क्या क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया गया है। पहला ट्रेड यूनियन एक्ट के बेसिस पे किया गया, जो कि 1926 में आया था। दूसरा देखेंगे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। तीसरा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहा है इन पर्टिकुलर, जो आपके पास एक एक जो लाइन दी गई है ना, लाइक ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा। डिटेल में पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से उठ के आते हैं। दूसरा देखेंगे लॉज रिलेटेड टू वेजेस सच एज, क्या है लॉज रिलेटेड टू वेजेस, वेज को लेकर के क्या लॉज बने हैं, क्या नियम है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है, मिनिमम वेज एक्ट 1948 है, और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 है। वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेज एक्ट 1958। तीसरा देखेंगे लॉज रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट सच एज। लॉज बने हैं किसके बेसिस पर, वर्किंग आवर्स, कितने वर्किंग आवर होने चाहिए, किसी एम्प्लॉय को मैक्सिमम कितना घंटा काम करना चाहिए, राइट। उसके क्या वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का आर क्या होना चाहिए, इस सारी चीजों पे डिस्कस किया गया है थ्रू फैक्ट्रीज एक्ट 1948, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, माइंस एक्ट 1952। क्योंकि फैक्ट्रीज में जो कि एबव द ग्राउंड काम करते हैं, वो होता है वो फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं स्पेशली, तो जो एबव द ग्राउंड काम करते हैं उनके लिए कुछ और रूल है। जो माइंस एक्ट के अंदर जो 1952 की बात अगर करते हैं, तो माइंस का मतलब जो कि बिलो द ग्राउंड करते हैं, जैसे कोयले की खादान में जो काम करते हैं, तो उनके लिए काम और रिस्की होता है, तो उनके लिए कुछ अलग रूल बनाए गए हैं। उनके लिए थोड़ा सा उसके बेसिस, क्योंकि उनका काम और वो डेंजरस बहुत ज्यादा होता है और रिस्की होता है, तो उसके लिए उनका नियम अलग है लेबर लॉ के अंदर, ठीक है। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के
के लिए नियम बनाया गया है। प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 लाया गया, माइंस एक्ट 1952 लाया गया, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड माइंस मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1955, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1952 आया। मर्चेंट शिपिंग में समझ रहे हैं जो नेवी में काम करते हैं, राइट, समंदर में काम करते हैं, उनके लिए क्या एक्ट होना चाहिए, क्या उनके वेलफेयर की बात की गई, किस तरह से उनका वेलफेयर होगा, किस तरह से उनका प्रोडक्शन होगा, बात की गई। नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट देखेंगे, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 आया, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966। ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप जब पढ़ेंगे तो आपको उसकी क्लियरेंस होगी क्या एग्जैक्टली बोला गया है इन एक्ट्स के अंदर, किस टाइप के लेबर वेलफेयर की बात की गई है, थ्रू विच ऑल दीज लॉज। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 लाया गया, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979, डॉग वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986। सो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन के लिए भी अलग रूल लाया गया कि जो वर्कर्स जो कहीं दूसरी सिटी से कहीं दूसरे सिटी में आ रहे हैं या फिर इंटर स्टेट जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए क्या लॉ होना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1996 आया, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996 आया। उसके बाद कौन सा एक्ट आया, साइन वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1981, ये 1981 में आया। डेंजरस मशीन्स रेगुलेशन एक्ट 1983 में लाया गया, डॉक वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1948 लाया गया। उसके बाद देखा आपने डॉक वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेजर पोर्ट्स एक्ट 1997 में आया, employment of manual scavengers and construction of dry latrines prohibition act 1993 को लाया गया, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 आया, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 लाया गया, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट 2005। ये सारे ही एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन हर एक एक्ट से क्वेश्चन बनता है। लॉज रिलेटेड टू इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन सच एज मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 एंड इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, इन टॉपिक से भी क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। पांचवा देखेंगे, लॉज रिलेटेड टू डिप्राइव्ड एंड डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द सोसाइटी सच एज बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 आया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 लाया गया, चाइल्ड प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट 1933। फिर पांचवा देखेंगे, लॉज रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी सच एज, सोशल सिक्योरिटी से क्या क्या कौन कौन से एक्ट आए, दे आर एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट है। कभी कभी आपको सोशल सिक्योरिटी एक्ट कौन सा है और लाइक इंश्योरेंस सिक्योरिटी क्या है आपका, तो लाइक आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या इसमें डिफरेंशिएट कर नहीं कर पाएंगे आप। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आप मिक्सअप करके क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा और दिया जाएगा कि इनमें से चूज करिए कि सोशल सिक्योरिटी एक्ट कौन कौन से है। तो आपको अगर याद होगा और उसका मतलब एग्जैक्टली पता होगा कि वो क्यों सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, तो आप उसका आंसर सही से कर पाएंगे। तो आप सोशल सिक्योरिटी का मतलब कि जो समाज की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया एक्ट, वो क्या क्या एक्ट हो सकते हैं। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट लाया गया 1948, जिसमें कि एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस कराया गया, लाइक कंपनीज प्रोवाइड करती है जब भी कोई मेडिकल इश्यूज आते हैं या फिर फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम होती है, एडमिट होता है एम्प्लॉय, तो उसको कौन करता है, उसका खर्चे कौन बियर करता है, वो कंपनी बियर करती है, जिसमें से जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है दोनों का ही होता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज का कितना कितना परसेंट होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 आया सोशल सिक्योरिटी के अंदर। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, ये भी एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे एम्प्लॉइज लाइबिलिटी एक्ट 1938, ये भी सोशल सिक्योरिटी एक्ट है।
बीडी वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1976, फिर आया साइन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1981, फिर आया फटल एक्सीडेंट एक्ट 1855। मैंने दो बार दो लाइन में सेम चीजें लिखती हैं तो आप उसको अवॉइड करिएगा। फटल एक्सीडेंट्स एक्ट 1855 लाया गया। आयरन ओर माइंस, मैग्नीज और ओरे माइंस एंड क्रोम ओरे माइंस लेबर वेलफेयर सेस एक्ट 1976। नेक्स्ट है आयरन ओरे, सेम है यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट माइंस लेबर वेलफेयर एक्ट फंड एक्ट 1972। नेक्स्ट है मीका माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1946। एंड नेक्स्ट है पर्सनल इंजरीज कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस एक्ट 1963। अगर वर्किंग आवर्स में या फिर आपके विद इन द प्रीमाइसेस ऑर्गेनाइजेशन के या फिर फैक्ट्री के अगर एक्सीडेंट हो जाता है एम्प्लॉय का, तो उसमें इंजरीज का कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। अगर उसको इंजरीज आ गई है, मतलब चोट ऐसी आ गई कि जो कि हील करने में काफी टाइम लग गया, या फिर पर्सन फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया, राइट, उसमें कुछ भी हो सकता है। प्रीमाइसेस में आपके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है मशीनरीज को लेकर के। आप जब जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरीज चलाई जाती हैं फैक्ट्रीज में, तो अक्सर इस चीजें हो जाती हैं। तो उसके लिए भी कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कंपनी, मतलब गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है अंडर द पर्सनल इंजरीज कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस एक्ट 1963। नेक्स्ट है पर्सनल इंजरीज इमरजेंसी प्रोविजंस एक्ट 1962। एंड लास्ट है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। ये अभी रिसेंट वाले 2008 में लाया गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन देखेंगे, क्या है प्रिंसिपल्स लेबर लेजिस्लेशन के। पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन, दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन। इनको हम एक आपको प्रोटेक्शन से समझ में आ जाएगा, इनकी जो हेडिंग्स है इनसे ही समझ में आ जाएगा कि क्या एग्जैक्टली कहने की कोशिश की जा रही है, बट स्टिल यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म, राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन के अंदर देखा हमने, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन सजेस्ट इनएक्टमेंट ऑफ लेबर लेजिस्लेशन टू protect those workers who are not able to protect their interest on their own, and also workers in particular industries against the hazards of industrial processes. So principle of protection के अंदर क्या किया गया कि सपोज इंडस्ट्रियल हजार्ड भी हो सकता है, जिसके अंदर एम्प्लॉय की डेथ भी हो सकती है, वो फिजिकली हैंडीकैप भी हो सकता है, या फिर उसके पास उसको ऐसी इंजरीज आ जाती हैं जिसको हील करने में उसको काफी टाइम लग जाता है। तो इनकी सिक्योरिटी के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए भी एक्ट बनाया गया, राइट। जो कि वो एक्ट किस लिए बनाया गया कि जहां पर एम्प्लॉयज खुद की सुरक्षा अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं कर पाए, तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन के अंदर एक्ट लाया गया कि किस तरह से उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है उनके इंटरेस्ट के लिए। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन सजेस्ट इनएक्टमेंट ऑफ लेबर लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट those workers who are not able to protect their own interest, मतलब कि वो जो कि खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उनके लिए ये प्रोटेक्शन प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन लेकर के आया गया। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर देखेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस इंप्लाइज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी इन सोशल रिलेशनशिप। जहां पे मतलब भेदभाव हो कि ये लड़का है, लड़की है, ये मेल है, ये फीमेल है, उसके बेसिस पे आप सैलरी डिसाइड करते हैं। Even though the job is the same, profile is the same, work is the same, but still there are differentiation, there are biasness कि ये मेल कैंडिडेट है तो इसको ज्यादा सैलरी ऑफर की जाए, और ये फीमेल कैंडिडेट है तो इसको कम सैलरी ऑफर की जाए फॉर सेम जॉब। तो ये सारी चीजें खत्म करने के लिए सोशल जस्टिस के अंदर इन चीजों को भी डिस्कस किया गया कि इनक्वालिटी होनी चाहिए। इट एम्स एट रिमूविंग डिस्क्रिमिनेशन सफर्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ लेबर। हिस्ट्री इज रिप्लीट with examples where certain groups of society or labor have been subjected to various sorts of disabilities as compared to other groups or workers in general. So ये disability या फिर equality का है, वो किसी भी तरह से हो सकता है, जरूरी नहीं कि मेल या फीमेल के बेसिस पे, वर्कर्स के बेसिस पे हो सकता है, राइट। So मतलब there are many things by which industries can discriminate with the people, with the employees. सो उसकी सिक्योरिटी लाइक प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी इसलिए लेकर के आया गया कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, सबको इक्वालिटी के साथ देखा जाए, उसको सबको इक्वल सर्विस, इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, सबके लिए जो जस्टिस होगा वो सेम होगा।
कहीं पे भी बायसनेस नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन के अंदर देखेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन जनरली सीक्स टू रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन the employers and their associations, and on the other hand, on the one hand, and workers and their organization on the other. क्या करें प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन के अंदर, that principle of regulation generally seeks to regulate the relationship between the employers and their associations. So employer और उनके association जो उनसे वो associated है उनके बीच के रिलेशनशिप को रेगुलेट करने की बात की गई प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन के अंदर। ऑन द वन हैंड एंड द वर्कर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अदर हैंड, एक तरफ तो एम्प्लॉयर एंड उनके एसोसिएशन से उनका रिलेशनशिप कैसा हो उस पर फोकस किया गया, उसको रेगुलेशन, उसके रेगुलेशन की बात की गई। इन अदर हैंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज के रिलेशनशिप को मेंटेन करने की बात की गई, उनको रेगुलेट करने की बात करी गई। तो दिस इज हाउ principle of regulation deals with. As the relationship between the two groups have repercussions on the society, the laws enacted on this principle also aim at safeguarding the interest of the society against the adverse consequences of the collusion or combination between them. Thus the principle of regulation seeks to regulate the balance of power in the relationship of the two dominant groups in industrial relations. So क्या कह रहे हैं कि एक कहते हैं कि जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है या फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो परिणाम निकल के आ रहा है वो दूसरे के, सपोज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज की बात करें तो वो उनके विपरीत आने लगा, उसका जो कॉन्सिक्वेंस जो उसका परिणाम है। या फिर बात करते हैं एम्प्लॉयर एंड उसकी एसोसिएशन की, तो वो जो परिणाम निकल के आ रहा है चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के हो, उनके बिजनेस को लेकर हो, प्रोडक्शन को लेकर के हो, उनके डील के बीच में हो, तो उसका जो कहते हैं कि जो उसका आउटपुट, जो उसका कॉन्सिक्वेंस निकल के आ रहा है वो अगेंस्ट है उनके, राइट। सो इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए, उसको सेफगार्ड करने के लिए बनाया गया, राइट। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर। ऑल्दो द प्रोटेक्टिव एंड सोशल सिक्योरिटी लॉज हैव द इफेक्ट ऑफ प्रोमोटिंग लेबर वेलफेयर, स्पेशली लेबर वेलफेयर और लेबर वेलफेयर फंड law have also been enacted with a seven view to providing certain welfare amenities to the workers and often to their family members also. So principle of welfare के अंदर employees and plus उसकी family के welfare की बात की जाती है। The main purpose behind the enactment of the labor laws on this principle is to ensure the provision of certain basic amenities to workers at their place of the work and also to improve the living condition of the workers and their family members. तो प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर के अंदर लेबर के, वर्कर्स के वर्किंग कंडीशन के साथ साथ उनकी फैमिली की लिविंग कंडीशन और उसकी खुद की, उस एम्प्लॉय की लिविंग कंडीशन की भी बात की गई। उनको भी ध्यान में रखा गया कि किस तरह से हम मेंटेन करते हुए उनके वेलफेयर की बात करेंगे, ना कि सिर्फ एम्प्लॉइज के वर्किंग कंडीशन की, कि जब तक वो एम्प्लॉइज जब तक वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में है, प्रीमाइसिस में है, तब तक ही उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, नहीं। उसकी वर्किंग कंडीशंस के साथ साथ उसकी जो लिविंग कंडीशन है, जो उसकी फैमिली की कंडीशन है, उन सबको ध्यान में रखा जाता है। किसके अंदर? प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर के अंदर, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। अगर आपको जब भी आप वीडियो देख रहे हो, आपको अगर नहीं कहीं पे समझ में आता है या फिर आपको लगता है मैं फास्ट हो रही हूँ या फिर स्लो हो रही हूँ या फिर कहीं पर लैग हो रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आई वर्क ऑन दैट। प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी के अंदर देखेंगे, द लॉर्ड विलियम बेवरेज, द पायनियर इन इनिशिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी प्लान, मेंशन्ड 5 giants in the patch of social groups, namely want, sick, ignorance, squalor and idleness. ये क्या है? want मतलब कि आप क्या चाहते क्या हो, want इच्छा क्या है आपकी, sickness मतलब जो बीमारी को लेकर के होता है, ignorance जब आपको इग्नोर किया जाता है, squalor and idleness जहाँ पे इंसान सुस्त हो जाता है, सुस्त हो जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी के अंदर देखेंगे, one of the outstanding measures to mitigate the hardship is to make available social security benefits
under the coverage of legislation. Social security legislation may be kept under two broad categories. तो broad categories क्या क्या है जिसके अंदर social security को रखा गया है under the legislation? सोशल इंश्योरेंस लेजिस्लेशन एंड सोशल असिस्टेंस लेजिस्लेशन. तो यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं, एक तो है आपका सोशल इंश्योरेंस और दूसरा है आपका सोशल असिस्टेंस है, राइट. इन सोशल इंश्योरेंस आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं कि सोशल असिस्टेंस के अंदर क्या क्या आता है, सोशल इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या आता है. आपको ये इसका डिफरेंशिएशन करना जरूरी है और आपको आगे मैं और बताऊंगी, राइट. इन सोशल इंश्योरेंस बेनिफिट्स आर जनरली मेड अवेलेबल टू द इंश्योर्ड पर्सन्स, राइट. सो इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस में आपको इंश्योर किया जाता है कि पर्सन को कि आपके मुसीबत के टाइम पे या फिर जिस पर्पज से आपने इंश्योरेंस लिया है, सोशल इंश्योरेंस लिया है, वो उस टाइम पर आपके काम आएगा. वो एक तरह से इंश्योर्ड होता है, इंश्योरेंस इसीलिए कहा जाता है उसको. मेड अवेलेबल टू द इंश्योर्ड पर्सन under the conditions of having paid the required contributions and fulfilling certain eligibility conditions. So social insurance के अंदर क्या होता है कि आपको एक कंट्रीब्यूशन देना होता है कहीं ना कहीं, राइट. आपका कंट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद आपको फिर वो उसका बेनिफिट मिलता है. बिना कंट्रीब्यूशन के आपको सोशल इंश्योरेंस वो होता है जहाँ पे आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है और जब टाइम आता है उस बेनिफिट को उठाने का तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलता है. तो उसमें क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है. सोशल असिस्टेंस में क्या होता है, इन सोशल असिस्टेंस ऑल्दो द बेनिफिशियरीज रिसीव benefit as a matter of right but they do not have to make any contribution. So ये क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, सोशल इंश्योरेंस एंड सोशल असिस्टेंस क्या है. सोशल इंश्योरेंस में आपको खुद को आपका खुद का भी कंट्रीब्यूशन होता है, तब आपको फिर जाके ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है जब आपका टाइम आता है लेने का. सोशल असिस्टेंस में क्या होता है कि आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोवाइड करती है, राइट. दिस इज द डिफरेंस. द फाइनेंस इज मेड अवेलेबल बाय द स्टेट और सोर्स स्पेसिफाइड बाय द स्टेट. Social assistance benefits are generally paid to person of insufficient means and a consideration of their minimum needs, right. So जब लगता है कि पर्सन मतलब इनकैपेबल है उस चीज को करने के लिए, इनसफिशियंट है, नहीं कर पा रहा है, तो उसकी मिनिमम नीड्स को भी पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उसके मिनिमम नीड्स को ध्यान में रखते हुए उसकी सोशल असिस्टेंस की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, राइट. आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा. सो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेंगे, 6th है. Labor laws have also been enacted keeping in view the need for economic and industrial development of particular countries, improvement of physical working conditions, establishment of industrial peace, provisions of machineries for settlement of industrial disputes, formation of forums of workers, participation in management, prohibition of unfair labor practices, restrictions on strike and lockouts, provisions of social security benefits and welfare facilities, certification of collective agreement and regulation of hours of work have direct or indirect bearing on the pace and extent of economic development. So principle of economic development के अंदर क्या देखा आपने, labor laws have also been enacted keeping in view the need for economic and industrial development of particular country. So particular country की need क्या है economic and industrial development में, उसके बेसिस पे principle of economic development लाया गया. इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल वर्किंग कंडीशन, जिसके अंदर इम्प्रूवमेंट की बात की गई, फिजिकल कंडीशंस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, इंडस्ट्रियल जहाँ की इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन हो पाए. प्रोविजंस ऑफ मशीनरीज फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. सो उस पर प्रोविजंस बनाए गए किसके लिए, मशीनरीज फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, मतलब इंडस्ट्रियल पीस के सेटलमेंट जो इंडस्ट्री में डिस्प्यूट अराइज होते हैं विद इन द वर्कर्स, एमंग द वर्कर्स, वर्कर्स के बीच में ही हो सकता है डिस्प्यूट अराइज, या फिर वर्कर्स का जो डिस्प्यूट हो वो एम्प्लॉयर के लिए हो. तो ये इन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए ये प्रोविजंस लेकर आए गए. प्रोविजंस ऑफ मशीनरीज फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, फॉर्मेशन ऑफ forums ऑफ वर्कर्स, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस. मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इसको भी कवर किया गया कि आप अगर कहीं पर भी लेबर
लेबर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जहां पर लेबर को हराश किया जा रहा है, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो उनके उसको प्रोहिबिट करने के लिए भी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाया गया। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये सारी चीजें कवर अप होती हैं, राइट। सो प्रोविजन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के अलावा है रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्ट्राइक्स। स्ट्राइक्स अननेसेसरी करने से किसी का फायदा नहीं होता है, ना एम्प्लॉयर का, ना एम्प्लॉयर्स का, ना ही तो एम्प्लॉयज का, राइट। तो लॉकआउट्स को खत्म करना किया गया, लॉकआउट्स को, स्ट्राइक्स को, प्रोविजंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एंड वेलफेयर फैसिलिटीज लाई गई। सर्टिफिकेशन ऑफ कलेक्टिव एग्रीमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बियरिंग ऑन द पेस एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजों की बात की गई अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो जो चीजें अननेसेसरीली हो रही है, अनएथिकली हो रही है, अगर वो चीज मार्केट में हो ही ना, इंडस्ट्री के अंदर हो ही ना, यू कैन से सो अगर इंडस्ट्री की चीज के अंदर ये सब चीजें अनएथिक्स हो ही ना, गलत चीजें हो ही ना, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसीलिए इन सब चीजों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर रखा गया कि अगर ये सब चीजों को मिनिमाइज आप करते हैं, उनको खात्मा उनका करते हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि जब चीजें स्मूथ होंगी, आपका टाइम आपका उसमें नहीं जाएगा कि लोग स्ट्राइक पे चले गए, धरने पे चले गए, काम बंद हो गया, ना इसमें एम्प्लॉय का फायदा हुआ, ना एम्प्लॉयज का फायदा हुआ। लॉकआउट कर दिया गया जहां पर बहुत से हजारों लाखों लोग, यू कैन से, जहाँ पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे तो लाखों लोग काम करते हैं, उनकी इतनी ब्रांचेस होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें तो वहां पे इतने लोग बेरोजगार हो जाते हैं लॉकआउट्स के बाद, जब जब कंपनी शट डाउन हो जाती है तो उसमें क्या फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होता है। तो इन चीजों से के डेवलपमेंट में के अंदर क्या जिम्मेदार है? आपका इकोनॉमी इन्वॉल्व है। तो अगर इकोनॉमी को आपको बरकरार रखना है, उसके डेवलपमेंट की अगर बात करनी, तो इन सब चीजों को ऑटोमेटिकली आपको खत्म करना पड़ेगा। सातवां है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इसका हम समझेंगे। दिस प्रिंसिपल पोस्टुलेट्स enactment of labor laws with a view to giving effect to the provisions of resolutions adopted by international organizations like ILO, UN and similar other bodies. In general, the countries ratifying the resolutions or agreement are under the obligation to enforce them. One of the instruments of doing so is the enactment of laws. So क्या कह रहे हैं, international obligations के अंदर this principle postulates enactment of labor laws with a view to giving effect to the provisions of resolutions. So resolutions की बात की गई वहां पर कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका रेजोल्यूशन होना चाहिए, राइट। ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, adopted by international organizations like ILO, International Labour Organization, यूनाइटेड नेशन, UN and similar other bodies भी हैं उसके अंदर, जहां पर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की बात की गई। In general, the countries ratifying the resolution और मतलब रेटिफाई का मतलब कि मंजूरी देना रेजोल्यूशन को, तो वो कंट्रीज कौन सी हैं? द रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट आर अंडर द ऑब्लिगेशन टू इन्फोर्स देम। वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डूइंग सो इज द इनैक्टमेंट ऑफ लॉ। एक तरह से ये इनैक्टमेंट ऑफ लॉ होता है, जहां पर रेटिफाई किया जाता है, मंजूरी दी जाती है किसको? रेजोल्यूशन के लिए, राइट। So this is the instrument of doing is the enactment of laws, right? So I hope आपको ये सारे ही टॉपिक समझ में आए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे भी अगर लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है समझने में या फिर मेरे समझाने में, तो आप मुझे प्लीज बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, आई विल वर्क ऑन दैट। सो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे नेशनल लेबर कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन लेबर। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी and thank you very much to coming to my platform and watching my videos. Thank you very much.